नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कलाम परिवार की तरफ से जो आरएस प्री की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में हम अपनी अगली श्रृंखला लेके उपस्थित हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है अर्थात जो इंडियन पॉलिटी है, उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का भी क्या कर रहे हैं साथियों, एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक फिर से किससे रिलेटेड होगा साथियों, फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों से जुड़ा होगा। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स की 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है और उसके अंदर हमने कहां से कहां तक पढ़ लिया है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 20 तक का अध्ययन कर लिया है। जो आज की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास का ओरिएंटेशन कहां से रिलेटेड होगा साथियों, आर्टिकल 21 से हम कहां तक पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 24 तक पढ़ने वाले हैं। अर्थात हम 4 आर्टिकलों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 किससे जुड़ा हुआ है साथियों, जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 21 किससे जुड़ा हुआ है, जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगर मेरे दृष्टिकोण में भारतीय संविधान में अगर सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है साथियों, आर्टिकल 21 है। क्यों? यह आर्टिकल 21 क्या देता है, सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार देता है। क्या देता है? जीवन जीने का अधिकार देता है। इसीलिए लिखा है साथियों कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। जान शब्द का तात्पर्य हुआ हमारा शरीर, हमारा जीवन। हमारा जीवन हमारे लिए कब तक इम्पोर्टेंट बना रहेगा, अर्थात व्यक्ति के जीवन की इंपोर्टेंसी इस संसार में कब तक बनी रहेगी। यहाँ पे इस संसार, जहान शब्द का क्या तात्पर्य है साथियों, संसार है। और संसार कौन सा, संविधान रूपी संसार। संसार कौन सा, संविधान रूपी संसार। संविधान रूपी संसार। संविधान रूपी संसार क्या है, जिसमें क्या है, लोकतंत्र है, जिसमें क्या है, गणतंत्र है, जिसमें क्या है, समाजवाद है, जिसमें क्या है, संघीय ढांचा है, जिसमें क्या है, संसदीय प्रणाली। इन सभी प्रोविजनों का अर्थात इन सभी प्रावधानों का व्यक्ति के जीवन के अंदर इंपोर्टेंसी तभी बनी रहेगी जब व्यक्ति का जीवन होगा। अगर व्यक्ति का जीवन नहीं है तो फिर इन संविधान रूपी जो प्रोविजन है उनके उस व्यक्ति के जीवन में साथियों कोई इंपोर्टेंसी नहीं रहेगी। इसीलिए हमारा जो संविधान है उस संविधान के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है आर्टिकल 21। अब देखते हैं कि साथियों आर्टिकल 21 से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन लिखे हुए हैं। आर्टिकल 21 से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन लिखे हुए हैं। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्या लिखा है साथियों, अभी तक हमने ये देखा है कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के अंदर जो आर्टिकल 21 है उस 21 के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को जीवन अर्थात लाइफ एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो आर्टिकल 21 के अंदर जो तकनीकी शब्दावली हैं उन तकनीकी शब्दावलियों का अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि किसी भी व्यक्ति, आप सभी को पता है कि व्यक्ति नागरिक से एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। नागरिक की तुलना में क्या है साथियों, व्यापक कॉन्सेप्ट है जिसमें नागरिकों के साथ साथ जो विदेशी मूल के लोग होते हैं, जो विदेशी मूल के लोग अगर भारत में निवास कर रहे हैं तो उनको भी किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, व्यक्ति के अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में लिखा है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद में क्या लिखा है, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब हम ये देख लेते हैं जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ, इस शब्द का क्या तात्पर्य है। और उसके बाद में लिखा है दैहिक स्वतंत्रता यानी कि
पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता, इस शब्द का क्या तात्पर्य है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इनका जनरल मीनिंग जान रहे हैं, अर्थात हम वो मीनिंग नहीं जान रहे हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या करके समय समय पर बताए गए हैं। अभी हम इनका जनरल मीनिंग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन के अधिकार का क्या तात्पर्य हुआ, इसकी फिलोसॉफी ये है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है साथियों, अपने मन, व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है। व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है, तो इसीलिए व्यक्ति पर क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए। व्यक्ति पर क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति का क्या नहीं करेगा साथियों, नाक नहीं खींचेगा, कोई व्यक्ति का कान नहीं तोड़ेगा, कोई व्यक्ति के बाल नहीं खींचेगा, कोई व्यक्ति के किसी क्या नहीं करेगा साथियों, थप्पड़ नहीं लगाएगा। अगर ये चीजें कर रहा है तो वो उस व्यक्ति के जीवन के अधिकारों का क्या कर रहा है साथियों, उल्लंघन कर रहा है। तो जीवन का अधिकार इस बात पे टिका है कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अर्थात आर्टिकल 21 क्या बोल रहा था साथियों, आर्टिकल 19 क्या बोल रहा था, आर्टिकल 19 ये बोल रहा था कि सभी व्यक्तियों को क्या है, सभी नागरिकों को क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अरे भाई, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तो हम प्रयोग तब करेंगे जब हमारे पास में क्या होगा, जीवन होगा। आर्टिकल 19 क्या बोल रहा था कि सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन तो तब करेंगे ना तो हम जब हमारा क्या होगा साथियों, शरीर होगा, अर्थात जीवन का अधिकार होगा। तो ये तो है जीवन के अधिकार का सिंपल मीनिंग, ये है कि व्यक्ति क्या है, अपने मन और शरीर का मालिक है। जब व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है तो उसके मन पर और उसके शरीर पर अंतिम अधिकार किसका है, उस व्यक्ति का है। उसके मन और शरीर पर ना तो किसी ताऊ का अधिकार है, ना राज्य का अधिकार है, ना समाज का अधिकार है, और ना ही किसी धार्मिक संस्था का अधिकार है। अब देखते हैं कि पर्सनल लिबर्टी, अब क्या है साथियों, पर्सनल लिबर्टी, इसके बारे में देख लेते हैं। पर्सनल लिबर्टी क्या है। दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए निजी मामले, व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए निजी मामले, अर्थात व्यक्ति की लाइफ के जो पर्सनल इश्यूज होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए जो पर्सनल इश्यूज होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, दैहिक स्वतंत्रता के अंदर आते हैं। तो व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए जो निजी मामले हैं, उस निजी मामलों में व्यक्ति को क्या होगी साथियों, चयन की स्वतंत्रता होगी। उसमें क्या होगी साथियों, चयन की स्वतंत्रता होगी। उसमें उसको किसकी चयन की स्वतंत्रता होगी, किसकी फ्रीडम होगी कि वो उसके भोजन का पैटर्न किस प्रकार का हो, वो किस प्रकार के कपड़े पहने, वो किसके साथ विवाह करे, वो किसके साथ में लव इन रिलेशनशिप में रहे, वो किसको साथियों हो सोशल मीडिया पे मैसेज करे, वो अपने कमरे के अंदर किस प्रकार से रहे, ये उसका क्या है साथियों, पर्सनल मामला है, उसका पर्सनल इश्यू है। तो ये है दैहिक स्वतंत्रता का पार्ट। दैहिक स्वतंत्रता ये बोलता है कि कुछ आपको किसी दूसरे के जीवन में ताका जाकी नहीं करना है। अगर आप किसी दूसरे के जीवन में ताका जाकी कर रहे हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप उस व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी का क्या कर रहे हैं साथियों, हनन कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में कोई ताका जाकी कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आपकी पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन कर रहा है। तो ये तो हुआ जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता, इनका सिंपल मीनिंग। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ये हमने समझ लिया, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद में लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, अर्थात प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखो, विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, विधि का निर्माण किया जाता है विधायिका द्वारा। अर्थात अगर हम संघ की बात करें तो संघ में विधि किसके द्वारा बनाई जाएगी, संसद के द्वारा बनाई जाएगी। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में विधि किसके द्वारा बनाई जाएगी, विधानमंडल के द्वारा बनाई जाएगी। विधि के अंदर क्या होता है, विधि के अंदर दो चीजों का उल्लेख किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस अपराध में उसकी दंड की मात्रा क्या होगी, दंड की मात्रा क्या होगी। उसके साथ में यह भी उल्लेखित होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो दंड देने की प्रक्रिया क्या होगी, दंड देने की प्रक्रिया क्या होगी। तो ये बोलता है, आर्टिकल 21 की जो लैंग्वेज है वो ये बोलती है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से अगर वंचित करना है, अगर उसका जीवन का अधिकार लेना है तो उसके लिए क्या होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही ऐसा किया जाएगा। ये तो साथियों हमारा जो संविधान है उस संविधान की जो लैंग्वेज है। लेकिन आप सभी को पता है कि
हमारा जो संविधान है वो संविधान किस प्रकार का संविधान है साथियों, एक जीवंत संविधान है। हमारा संविधान क्या है साथियों, एक गतिशील दस्तावेज है, अर्थात समय और परिस्थितियों के अनुरूप हमारे संविधान का स्वरूप लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। और ये किसके द्वारा बदला जा रहा है, या तो समय समय पर संसद क्या करती है, हमारे संविधान में संशोधन करती है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है साथियों, जो संविधान है उस संविधान की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है, संविधान का समय समय पर इसकी क्या की जाती है, इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो आर्टिकल 21 है, उस आर्टिकल 21 के बारे में भी क्या सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर व्याख्यायित करके इसको किस प्रकार से विस्तारित स्वरूप प्रदान किया है, अर्थात हमारे संविधान को किस प्रकार से एक गतिशील दस्तावेज के रूप में व्याख्यायित किया है। तो अब हम समझेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जो व्याख्याएं की जाती हैं वो व्याख्याएं क्या हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के सामने वाद आता है साथियों, अरुण कुमार गोपालन वाद। ये अरुण कुमार गोपालन वाद आता है 1950 में। कब आता है साथियों, 1950 में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, अर्थात इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं। हुआ क्या कि जो अरुण कुमार गोपालन थे साथियों, वो कहाँ से थे, मद्रास से थे। और ये किस प्रकार की विचारधारा रखते थे, साम्यवादी विचारधारा रखते थे, अर्थात ये साम्यवादी पार्टी के लीडर थे। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी एक तरफ तो चल रहा था साथियों, आजादी का जश्न चल रहा था। दूसरी तरफ क्या हुआ, ये जो साम्यवादी नेता थे, इन साम्यवादी नेताओं ने काले झंडे लेकर घूमना प्रारंभ कर दिया। और इन्होंने ये बोला कि भारत अभी आजाद नहीं हुआ है, अपितु क्या हुआ है कि जो ब्रिटिश के जो बुर्जुआ वर्ग थे, उन्होंने अपनी सत्ता को किनको ट्रांसफर कर दिया है, जो भारत के बुर्जुआ वर्ग है उनको ट्रांसफर कर दिया है। भारत की वास्तविक आज़ादी तब होगी जब क्या होगा, भारत में मजदूरों का, किसानों का राज होगा। ऐसा किनका मानना था साथियों, गोपालन का मानना था। इसी समय संसद द्वारा एक कानून बनाया जाता है, निवारक निरोध कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, निवारक निरोध कानून 1950। और इस कानून के तहत में गोपालन की क्या कर ली जाती है, गिरफ्तारी कर ली जाती है। गोपालन की क्या कर ली जाती है साथियों, गिरफ्तारी कर ली जाती है। जब गोपालन को इस विधि के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गोपालन कहाँ पहुँचते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पहुँचते हैं। अर्थात एक तरफ गोपालन के वकील होते हैं और एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं पतंजलि शास्त्री। और उनके बीच में क्या चलता है साथियों, उनके बीच में डिस्कशन चलता है, अर्थात वाद विवाद चलते हैं। और वाद विवाद चलने के बाद में इनकी किस प्रकार से व्याख्याएं की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अब हम उनको देखेंगे। ये बैकग्राउंड है, ये कहानी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले कि जीवन के अधिकार की किस प्रकार से व्याख्या की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जीवन का अधिकार का तात्पर्य है कि आपके जीवन पर क्या नहीं होगा, शारीरिक हमलों से सुरक्षा, कि जीवन के अधिकार का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति पर क्या नहीं होंगे, शारीरिक हमले नहीं होंगे। अर्थात जीवन के अधिकार का तात्पर्य है कि बाह्य हमलों से सुरक्षा होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोपालन वाद में क्या कहा कि अगर आपका कोई नाक नहीं खींच रहा है, आपका कोई कान नहीं तोड़ रहा है, कोई बाल नहीं खींच रहा है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपका जीवन का अधिकार अभी बना हुआ है। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की क्या की साथियों, संकीर्ण व्याख्या की। उसके बाद में दैहिक स्वतंत्रता की क्या व्याख्या की, वो देख लेते हैं। दैहिक स्वतंत्रता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि व्यक्तियों की क्या नहीं हो सकती है, मनमानी व्यक्तियों को मनमानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा। मनमानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा इसका तात्पर्य है कि व्यक्तियों को जो विधि है उस विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अपनी मनमानी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। अगर व्यक्तियों को मनमानी हिरासत में नहीं लिया जा रहा है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसकी दैहिक स्वतंत्रता अभी बनी हुई है। तो ये दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या की। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की किस प्रकार व्याख्या की, उसको देखते हैं। अब देखो,
न्यायालय ने ये बोला कि जो गोपालन की जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी किसके तहत हुई है साथियों, विधि के तहत हुई है। और विधि कौन सी थी, विधि थी निवारक निरोध कानून। विधि कौन सी थी, निवारक निरोध कानून अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो 1950 का था, उसके तहत गिरफ्तारी हुई है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि हमारा कार्य ये है, हमारा कार्य ये है कि हम ये देखेंगे कि जो गिरफ्तारी हुई है क्या विधि के अनुसार हुई है क्या। तो पहले तो उन्होंने माना कि हाँ भाई विधि के अनुसार हुई है, और कौन सी विधि के अनुसार हुई है, निवारक निरोध कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि उनको जो सजा दी जा रही है वो सजा क्या विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये जो चीज दी जा रही है विधि में उल्लेखित, जो विधि के अंदर जो उल्लेखित प्रावधान है उनके अनुसार ही दी जा रही है। उसके बाद में जो दंड की मात्रा होगी वो दंड की मात्रा भी कौन सी होगी, जो विधि के अंदर लिखी हुई है। अगर ऐसा है तो जो गोपालन है उनकी गिरफ्तारी क्या है साथियों, वैध है अर्थात संवैधानिक है, ये इन्होंने बोला। अर्थात यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि हम इस बात की जांच नहीं करेंगे कि विधि की प्रकृति कैसी है, हम इस बात की जांच नहीं करेंगे कि विधि की प्रकृति कैसी है, विधि की प्रकृति की हम यहाँ पे जांच नहीं करेंगे कि विधि जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, ऐसा है या नहीं है, इसकी जांच हमें नहीं करेंगे। तो ये हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में उन्होंने ये बोला कि जो भी गिरफ्तारी हुई है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, तब वो क्या है, जस्टिफाई है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 1950 के इस वाद में कहा कि हम क्या नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, विधि की प्रकृति की जांच नहीं करेंगे। हमारा कार्य केवल इतना है कि हम ये देखेंगे कि जो भी चीज़ें की जा रही हैं क्या वो विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप की जा रही है या नहीं की जा रही है। उसके बाद में साथियों यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया साथियों, जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की, अर्थात नैरो संकीर्ण व्याख्या की। और संकीर्ण व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना, जीवन के अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या की, और जो संसदीय अधिकार है, जो पार्लियामेंट्री जो राइट्स हैं उनका क्या किया, समर्थन किया। उनका समर्थन किस प्रकार से किया, एक पिरामिड की सहायता से समझ लेते हैं। देखो साथियों क्या किया, संसदीय अधिकारों को तो प्राथमिकता प्रदान कर दी। संसदीय अधिकारों को किस पर प्राथमिकता प्रदान कर दी, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स पर। किससे, जो फंडामेंटल राइट्स है उन फंडामेंटल राइट्स की तुलना में प्रायोरिटी पर किसको रखा साथियों, संसदीय अधिकारों को रखा। लेकिन एक चीज सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताई कि हम क्या करेंगे, आपको कार्यपालिका की मनमानी शक्ति से क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। अर्थात यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, डीएम, पीएम और सीएम इनसे सुरक्षा प्रदान कर दी, अर्थात पुलिस से हमें सुरक्षा प्रदान कर दी। लेकिन किससे सुरक्षा प्रदान नहीं की, संसद से हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि संसदीय अधिकारों को प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। अर्थात संसद द्वारा अगर किसी भी प्रकार की विधि बनाकर अगर व्यक्ति के जीवन के अधिकारों को लिया जा रहा है तो वो क्या होगा, न्याय संगत होगा। इसके अलावा संकीर्ण व्याख्या इसलिए भी की कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच में क्या कर दी साथियों, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, एक अंबुजा सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी। और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आर्टिकल 21 अलग है और आर्टिकल 19 क्या है साथियों, अलग अलग है, अर्थात दोनों अलग अलग है। इसीलिए क्या की, यहाँ पे संकीर्ण व्याख्या की। इसके साथ में ही जो आर्टिकल 21 है, उस आर्टिकल 21 से रिलेटेड एक केस और है साथियों। वो केस क्या है, एडीएम जबलपुर केस वर्सेज शिवकांत शुक्ला का मामला। ये मुद्दा क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है साथियों राष्ट्रीय आपातकाल से। आप सभी को पता है कि 25 अप्रैल 1975 को क्या कर दिया गया, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई तो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 इनका प्रयोग करते हुए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उन फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया या स्थगन कर दिया गया। जब फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया तो संसद ने एक कानून बनाया, उसका नाम था साथियों मिसा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट।
इस कानून के तहत या इस विधि के तहत क्या किया गया, जो देश के महत्वपूर्ण जितने भी नेता थे, देश के महत्वपूर्ण नेता थे, उनकी क्या की गई, गिरफ्तारी की गई। जैसे मोरारजी भाई देसाई को गिरफ्तार किया गया, चौधरी चरण सिंह को गिरफ्तार किया गया, अटल जी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, इनको क्या कर दिया गया इनको क्या कर दिया गया साथियों, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जब इनको साथियों जेल में भेज दिया गया तो ये कहां पे पूछे, सुप्रीम कोर्ट में पूछे। और सुप्रीम कोर्ट में जो वाद आया, उस वाद का क्या नाम था, एडीएम जबलपुर केस वर्सेस शिवकांत शुक्ला। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, जितनी भी जो गिरफ्तारियां हुई उन गिरफ्तारियों को क्या माना, वैध माना, अर्थात कानूनी माना। और उन्होंने कहा कि जो भी गिरफ्तारियां हुई है वो किसके तहत हुई है, कानून के तहत हुई है। कौन से कानून के तहत हुई है, मीसा कानून के तहत हुई है। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे जो मौलिक अधिकार है, अर्थात जो हमारा जीवन का अधिकार है, उस जीवन के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करने में साथियों क्या की, असमर्थता व्यक्त की। इसीलिए इसको हम असमर्थता व्यक्त की। यहाँ तक हुआ साथियों हमारा एडीएम जबलपुर केस वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो अभी तक हमने क्या किया है, अरुण कुमार गोपालन वाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्याख्या की है उसको समझा है। इसके अलावा हमने क्या किया है कि एडीएम जबलपुर केस वर्सेस शिवकांत शुक्ला के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा उसको समझा। अभी तक ये पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई है साथियों। ये पिक्चर तब समझ में आएगी जब इधर का जो पूरा इश्यूज है, अर्थात मेनका गांधी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, उसको जब हम समझेंगे तब ये पिक्चर हमारी कंप्लीट होगी। अब देखो, समय बदला, दौर बदला, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी बदला साथियों। समय बदला, दौर बदला, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी बदला। सर्वोच्च न्यायालय बदला और एक वाद आया साथियों जिसका नाम है मेनका गांधी वाद। ये मेनका गांधी वाद जुड़ा हुआ है 1978 से। कब से जुड़ा हुआ है साथियों, 1978 का वाद है। इसमें क्या होता है, पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि में ये देख लेते हैं कि मेनका गांधी कौन थी। मेनका गांधी कौन थी साथियों, जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, इन संजय गांधी की पत्नी थी। अर्थात इस बार का जो मामला था साथियों, इस बार का मामला भारत के राज परिवार से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ तो बड़ा होने वाला था, और क्या बड़ा होने वाला था उसको हम इस कहानी के अंदर देखेंगे। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही 1977 के अंदर आपातकाल के बाद में वापस चुनाव होते हैं, और उस 1977 में किसकी सरकार बन जाती है, जनता दल की सरकार बन जाती है। और जनता दल की सरकार के अंदर पीएम तो कौन बन जाते हैं, मोरारजी भाई देसाई बन जाते हैं, और वाइस पीएम कौन बन जाते हैं साथियों, चौधरी चरण सिंह बन जाते हैं। जब ऐसा होता है तो गांधी परिवार के मस्तिष्क में एक भय होता है कि जब आपातकाल के दौरान हमने क्या किया था, इन बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की थी, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि गिरफ्तारियां तो वापस होने वाली हैं और किसी न किसी केस के अंदर हमको जरूर फंसाया जाएगा। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को बोला, आप किसकी यात्रा कर लो, आप विदेश की यात्रा कर लो। किसकी यात्रा कर लो, विदेश की यात्रा कर लो। तो मेनका गांधी ने विदेश जाने की प्लानिंग की, और जब विदेश जाने की प्लानिंग की तो इनको क्या कर लिया गया साथियों, एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। और एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके इनका क्या जब्त कर लिया गया, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। अर्थात इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी कौन से एक्ट के तहत हुई थी, पासपोर्ट एक्ट के तहत हुई थी, जिसके अंदर ये प्रोविजन लिखा था कि कभी भी सरकार क्या कर सकती है, किसी का पासपोर्ट जब्त कर सकती है। अब मामला पहुंचा कहाँ पे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय पे पहुंचा और मेनका गांधी ने कहा कि जब मेरी इच्छा हो रही है, विदेश जाने की इच्छा हो रही है, तो मेरी विदेश जाने की इच्छा को क्यों रोका जा रहा है, अर्थात मेरे जीवन के अधिकार से मेरे को क्यों वंचित किया जा रहा है। ये जब कहानियां होती हैं उसके बाद में न्यायपालिका में क्या चलता है साथियों, वाद विवाद चलता है। और वाद विवाद के अंदर क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या व्याख्या की जाती है उसको देखते हैं। नंबर 1 है कि जीवन के अधिकार की व्याख्या। यहां पे क्या बोला था, अब देखो दोनों को हम जब कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ही तभी हमारी पिक्चर एकदम कंप्लीट हो जाएगी। यहां पे बोला कि आपको क्या होगा, शारीरिक हमलों से सुरक्षा। यहां पे बोला कि शारीरिक हमलों से तो आपकी सुरक्षा की जाएगी, वो तो होगा ही, शारीरिक हमलों से सुरक्षा की जाएगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला कि जो मनुष्य का जीवन है वो पशुवत जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन क्या नहीं है, पशुवत जीवन नहीं है, अपितु मनुष्य का जीवन किस प्रकार का जीवन है साथियों, गरिमा में जीवन है। मनुष्य का जीवन किस प्रकार का जीवन है, गरिमा में जीवन है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे माना कि राइट टू लाइफ तो है, अर्थात जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन विथ डिग्निटी,
राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, अर्थात जीवन जीने का अधिकार होगा। किसके साथ? गरिमा के साथ, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार होगा। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने जो जीवन का अधिकार है उस जीवन के अधिकार को क्या की साथियों? व्यापकता प्रदान की, जीवन के अधिकार को व्यापकता प्रदान की, जिसमें क्या माना कि हाँ शारीरिक कि जो व्यक्ति है उन पर किसी भी प्रकार का शारीरिक हमला तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके साथ में ही व्यक्तियों के जीवन में क्या जुड़ी होगी? उसकी गरिमा जुड़ी होगी। अर्थात जो व्यक्ति है व्यक्तियों को और उसकी गरिमा को क्या नहीं किया जा सकता है? अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह महसूस किया कि व्यक्ति की साथियों पूरी लाइफ चली जाती है रेस्पेक्ट कमाने में या डिग्निटी कमाने के अंदर। तो जीवन के अधिकार के साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया टर्म क्या जोड़ दिया साथियों कि जीवन का अधिकार जीना है, लेकिन कैसे जीना है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होगा। उसके बाद में देखते हैं कि दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या किस प्रकार से की, कि यहाँ पे माना कि मनमानी हिरासत नहीं होगी। तो यहाँ पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि मनमानी हिरासत तो नहीं होगी, लेकिन इसके साथ में क्या इंक्लूड कर दिया? इसके साथ में ये इंक्लूड कर दिया कि व्यक्ति को अपने जीवन के जो निजी मामले हैं, उस व्यक्ति के जो जीवन के निजी मामले हैं, उन निजी मामलों में उसको क्या होगी? चयन की स्वतंत्रता होगी, चयन की स्वतंत्रता होगी। अर्थात उस व्यक्ति को इस बात का चयन करने का अधिकार होगा कि वो विदेश जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, वो किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहता है, वो किसके साथ में विवाह करना चाहता है, वो किस प्रकार का भोजन करना चाहता है, वो किसको सोशल मीडिया में पर्सनल मैसेज भेजना चाहता है। ये किसकी व्याख्या की साथियों? निजी मामले अर्थात चयन की स्वतंत्रता की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने की। अर्थात यहाँ पे फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया साथियों? जो जीवन का अधिकार अर्थात जो दैहिक स्वतंत्रता इतनी थी उसको फिर से व्यापकता प्रदान कर दी, उसको क्या कर दी? व्यापकता प्रदान कर दी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर अभी भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा तो क्या है साथियों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधीवाद में, कौन से वाद में? मेनका गांधीवाद के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है विधि की सम्यक या उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसीजर ऑफ ए लॉ। कौन सा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? कि विधि की सम्यक या उचित प्रक्रिया। अब क्वेश्चन ये उठा कि विधि की सम्यक या उचित प्रक्रिया क्या है? तो विधि की सम्यक या उचित प्रक्रिया क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि संसद विधि बनाएगी। ये सही बात है कि संसद को विधि बनाने का अधिकार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि हम विधि की जांच करेंगे। विधि की क्या करेंगे? जांच करेंगे। यहाँ पे विधि की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा रही थी। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं कह रहा था कि विधि की प्रकृति किस प्रकार की होगी, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय क्या बोल रहा है कि हम विधि की जांच करेंगे, अर्थात विधि की प्रकृति की जांच करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया साथ में कि जो विधि आप बना रहे हो, अर्थात संसद द्वारा जो विधि बनाई जा रही है, वो विधि कैसी होनी चाहिए? वो विधि होनी चाहिए जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। विधि कैसी होनी चाहिए? जस्ट फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए। जस्ट का तात्पर्य हो गया उचित होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए। और उस किस प्रकार की विधि होनी चाहिए? तार्किक होनी चाहिए। क्या बोला सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला कि संसद को विधि बनाने का अधिकार है, लेकिन विधि किस प्रकार की होनी चाहिए? विधि इस प्रकार की होनी चाहिए जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। विधि उचित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। विधि कैसी होनी चाहिए? तार्किक होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। सीधा सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती है जिसके अंदर इस प्रकार का प्रोविजन कर दिया जाए कि ककड़ी चोर को क्या दी जा सकती है? फांसी की सजा। अगर इस प्रकार की विधि बना दी तो ये क्या हो जाएगी? ये विधि जस्ट नहीं है, फेयर है नहीं है, रीजनेबल नहीं है। ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। अगर ऐसी विधि बना दी तो उस विधि को क्या कर दिया जाएगा? असंवैधानिक बता दिया जाएगा। उसको क्या बता दिया जाएगा? अवैध बता दिया जाएगा। कौन से कॉन्सेप्ट के तहत ऐसा किया जाएगा? विधि की सम्यक या उचित प्रक्रिया की सहायता से। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ मारने पर उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। अगर किसी ने किसी के गार्डन में फूल की चोरी कर ली है तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। यहाँ पे ऐसा हो सकता था
क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा था, केवल ये देख रहा था कि जो दंड दिया जा रहा है वो विधि में स्थापित प्रक्रिया द्वारा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे विधि की प्रकृति की जांच नहीं की जा रही थी। यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है साथियों, विधि की प्रकृति की जांच की जा रही है। अर्थात ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है, थप्पड़ मारने पर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। अगर किसी ने किसी के गार्डन से फूलों की चोरी कर ली है तो उसको भी फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। यही कॉन्सेप्ट है विधि की सम्यक एवं उचित प्रक्रिया। विधि की सम्यक एवं उचित प्रक्रिया का तात्पर्य ये हुआ कि संसद द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी उस विधि की जांच की जाएगी, उस विधि की प्रकृति की जांच की जाएगी। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किस आधार पर जांच की जाएगी? इस आधार पर जांच की जाएगी कि विधि जस्ट, फेयर या रीजनेबल है या नहीं है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि एक कॉन्सेप्ट तो मैंने दे ही दिया आपको कि विधि की सम्यक और उचित प्रक्रिया तो दे दिए, एक कॉन्सेप्ट और भी ले लो। वो कॉन्सेप्ट क्या है? नेचुरल जस्टिस का। वो किससे जुड़ा हुआ है साथियों? नेचुरल जस्टिस। एक नया कॉन्सेप्ट दिया सर्वोच्च न्यायालय ने इसी वाद में, मेनका गांधी वाद में, नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस में 3 चीजों का प्रोविजन होता है, अर्थात 3 चीजों का समावेश किया जाता है। कौन कौन से किन किन का समावेश किया जाता है कि एक तो क्या होनी चाहिए? सुनवाई होनी चाहिए। एक तो क्या होनी चाहिए? सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, सजा की मात्रा एवं अपराध की मात्रा में क्या होना चाहिए साथियों? संतुलन होना चाहिए। सजा की मात्रा एवं अपराध की मात्रा में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो जो दंड देने वाला है वो दंड किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? उचित प्राधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने पर्स चोरी कर ली है तो पर्स चोरी करने पर कोई भी व्यक्ति उसकी वहीं पे पिटाई नहीं कर सकता है, वहां पे उसकी पिटाई नहीं कर सकता है। नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होगा, अगर किसी भी व्यक्ति ने पर्स चोरी की है तो सबसे पहले क्या की जाएगी? उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी करने के बाद में कोर्ट में क्या होगी? उसकी सुनवाई होगी। उसके बाद में कोर्ट देखेगा कि उसके अपराध की मात्रा क्या है, अर्थात उसने पर्स चोरी की है तो उसी अपराध की मात्रा के अकॉर्डिंग उसको क्या दी जानी चाहिए? सजा दी जानी चाहिए। अर्थात पर्स चोरी की है तो उसको 2 महीने की सजा दी जा सकती है या कुछ आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। उसके बाद में अगर पर्स चोरी की अगर किसी व्यक्ति ने, तो जिसके द्वारा दंड दिया जा रहा है वो क्या होना चाहिए? उचित प्राधिकारी होना चाहिए, अर्थात वो मजिस्ट्रेट होना चाहिए। कोई वहां की जनता द्वारा उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। तो जो मॉब लिंचिंग होती है, अर्थात जनता भीड़ द्वारा लोगों को अगर किसी ने अपराध किया है और उसको मार दिया जाता है तो वो क्या है साथियों? नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो नेचुरल जस्टिस ये बोलता है कि कोई भी जो प्रक्रिया है या जो न्याय है उस न्याय के अंदर 3 चीज़ों का समावेश होना चाहिए। एक तो उचित क्या होनी चाहिए? सुनवाई होनी चाहिए। नंबर 2 पे सजा की मात्रा एवं अपराध की मात्रा में संतुलन होना चाहिए। उसके अलावा जो दंड दिया जा रहा है वो दंड किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? उचित प्राधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए। उसके बाद में गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जीवन के अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या की और संसदीय अधिकारों का क्या किया साथियों? समर्थन प्रदान किया। लेकिन यहां पे क्या होता है? संसदीय अधिकारों की उदारवादी व्याख्या की जाती है या व्यापक व्याख्या की जाती है। किस प्रकार से व्याख्या की जाती है? यहां पे क्या कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी प्रदान कर दी और सेकेंडरी किसको बना दिया? संसदीय अधिकारों को, और उसके बाद में कार्यपालिका के अधिकारों। गोपालनवाद में हमें किससे सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी? कार्यपालिका की मनमानी शक्तियों से हमें सुरक्षा प्रदान कर दी गई। और उसके बाद में मेनका गांधीवाद में हमको संसदीय विधियों, जो संसद की मनमानी विधियां हैं या जो स्वेच्छाकारी विधियां हैं उनसे भी क्या कर दिया गया? हमें सुरक्षा प्रदान कर दी गई। और फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया गया साथियों? प्रायोरिटी पर रख दिया गया, प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। इसीलिए ये क्या हुआ? यहाँ पे जीवन के अधिकारों की क्या की? व्यापक व्याख्या की। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जीवन जीने का अधिकार में किस प्रकार का जीवन जीना है? राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है, अर्थात गरिमा में जीवन जीना है। इसके अलावा जीवन के अधिकार में क्या होगा? व्यक्तियों को चयन की स्वतंत्रता होगी, यानी राइट टू चूज। चयन की क्या होगी साथियों? स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे संविधान का आंगिक विचार दिया, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट दिया। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट क्या दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि ये जो संविधान है
वो संविधान पूरा शरीर के रूप में जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये आपस में क्या साथियों को रिलेटेड है, अंतर संबंधित है, जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से हमारा जो संविधान है, उस संविधान के जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन भी क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो आर्टिकल 19 के बीच में और आर्टिकल 21 के बीच में जो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट की जो दीवार खड़ी की थी सर्वोच्च न्यायालय ने, उस अंबुजा सीमेंट की दीवार को सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे क्या कर दिया साथियों, ध्वस्त कर दिया। और क्या माना कि आर्टिकल 19, 21 और आर्टिकल 14 ये सभी फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। कैसे? जब व्यक्ति के पास में जीवन रहेगा, जब जीवन रहेगा तभी तो क्या करेगा साथियों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा। जब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा तभी तो वो क्या करेगा, अच्छे से जीवन जी पाएगा। जब व्यक्ति को क्या होगा साथियों, सम्मेलन करने की इच्छा होगी, जो जीवन का अधिकार है, तो जीवन का अधिकार जीवन का अधिकार होगा तभी व्यक्ति क्या करेगा, सम्मेलन कर पाएगा। जब व्यक्ति सम्मेलन करेगा तभी तो वो अपना जीवन का अधिकार अच्छे से जी पाएगा। तो ये सभी अधिकार क्या है, आपस में अंतर संबंधित है, अर्थात को रिलेटेड है। तो ये व्याख्या की मेनका गांधीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने। तो जीवन के अधिकारों की गतिशीलता, अर्थात मैंने बताया अभी आपको कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है, वो किस प्रकार का आर्टिकल है, एक जीवंत आर्टिकल है, एक गतिशील आर्टिकल है। गतिशील का तात्पर्य हुआ इसकी व्याख्याएं समय समय पर बदल रही हैं और जीवन के अधिकार में नए नए तत्वों का समावेश किया जा रहा है। जीवन के अधिकार में नए नए तत्वों का क्या किया जा रहा है, समावेश किया जा रहा है। किन किन का समावेश किया सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या करके, उनको देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला कि त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है, जीवन के अधिकार से जुड़ा है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला कि स्वच्छ पर्यावरण, क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये कौन से वाद में बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये केस आपको याद रखना है, एमसी मेहता केस में। एमसी मेहता केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया कि स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आजीविका का अधिकार को भी किसमें सम्मिलित किया कर लिया गया साथियों, आजीविका के अधिकार को भी जीवन के अधिकार में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, अगर यानी कि सभी नागरिकों को राज्य क्या करेगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, ये भी किस से जुड़ा हुआ है, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक वाद आपको याद रखना है, विशाखा वर्सेज राजस्थान। इसके अंदर क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, इसके अंदर कहा कि अगर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, महिलाओं के साथ में क्या किया जा रहा है, यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वो क्या है, महिलाओं के जीवन के अधिकार का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में इसमें क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो निजता का अधिकार है, यानी राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है, ये भी हम किससे जुड़ा हुआ है, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अर्थात किसी व्यक्ति की जो पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ में स्टेट किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करेगा, क्योंकि निजता का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो ये समझा साथियों हमने आर्टिकल 21 के बारे में, और हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से गोपालनवाद से लेकर अगर पुट्टास्वामीवाद तक की बात की जाए, गोपालनवाद से लेकर पुट्टास्वामीवाद तक की बात की जाए, तो इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार अपनी व्याख्याओं को दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ध्रुव की चलने की यात्रा की है, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने 180 डिग्री पे अपना यू टर्न लेके नए निर्णय दिए हैं, और जो आर्टिकल 21 है उसको गतिशील बनाया है, उसको जीवंत बनाया है। अब
आर्टिकल 21 का ही अगला जो क्लोज है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 21 का जो क्लोज ए है उसमें क्या लिखा है। ये केस जुड़ा हुआ है साथियों मोहिनी जैन केस, मोहिनी जैन केस। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा तभी तो वो क्या करेगा साथियों, गरिमा में जीवन जी सकता है। अगर अच्छी एजुकेशन प्राप्त किसी ने नहीं की तो वो डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ पे नहीं जी सकता है। तो मोहिनी जैन केस में क्या बोला सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी किससे जुड़ा हुआ है, जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद में भारतीय संसद द्वारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 किया जाता है और इसकी सहायता से आर्टिकल 21A के अंदर क्या लिख दिया जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होगा साथियों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके द्वारा दी जाएगी, स्टेट के द्वारा दी जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके द्वारा दी जाएगी, स्टेट के द्वारा दी जाएगी। और इसी आर्टिकल के उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए फिर क्या बनाया जाता है, RTE अर्थात राइट टू एजुकेशन का एक्ट बनाया जाता है। एक चीज आप ये ध्यान में रखें, कहीं पे हम कैपिटल ए लिखते हैं और कहीं पे स्मॉल ए लिखते हैं, इसका क्या प्रोविजन है। जहां पे स्मॉल ए हम आर्टिकल के साथ में लिखते हैं तो स्मॉल ए का तात्पर्य ये होता है कि ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था। अर्थात जब हमारा मूलभूत संविधान लागू किया गया तो मूलभूत संविधान के अंदर जो प्रोविजन जोड़े गए, जो सब आर्टिकल जोड़े गए, उनको तो हम लिखते हैं स्मॉल ए से। लेकिन जब हम कैपिटल ए लिखते हैं तो कैपिटल ए का तात्पर्य होता है जिनको क्या जोड़ा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से जोड़ा गया है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल ए लिखा है। कैपिटल ए इसलिए लिखा है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे मूलभूत संविधान में नहीं था, अपितु कौन से अमेंडमेंट की सहायता से जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से जोड़ा गया। तो ये हुआ शिक्षा का अधिकार। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये आर्टिकल 21 को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से गोपालनवाद से पुट्टा स्वामी केस तक की यात्रा को हमने समझने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 22 के अंदर 22। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें यह है कि मनमानी हिरासत एवं बंदी बनाए जाने से सुरक्षा है। अब देखो मनमानी हिरासत एवं बंदी बनाए जाने से सुरक्षा, ये कौन सा प्रोविजन है, आर्टिकल 22 की बात कर रहे हैं। अब देखो हिरासत में किसके द्वारा लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है पुलिस के द्वारा। हिरासत में किसके द्वारा लिया जाता है, पुलिस के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि पुलिस क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। पुलिस क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। तो पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाती है या व्यक्तियों को हिरासत में लिया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि फिर व्यक्तियों को कौन से अधिकार मिले हैं। अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है तो हिरासत में लिए जाने पर व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। हिरासत में लिए जाने पर व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। तो व्यक्तियों के अधिकार की अगर हम बात कर लेते हैं कि पहला व्यक्तियों को यह अधिकार है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको हिरासत में लिए जाने का या उसको अगर गिरफ्तार कर लिया है तो उस गिरफ्तारी का कारण जानने का, उस गिरफ्तारी का कारण जानने का या उस गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार होगा। गिरफ्तारी का कारण एवं आधार जानने का अधिकार होगा। इसीलिए पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने से पहले वो क्या जारी करती है साथियों, वारंट जारी करती है। क्या जारी करती है, वारंट जारी करती है, जिसमें ये उल्लेखित होता है कि व्यक्ति ने इस प्रकार का अपराध किया है और इस अपराध के कारण इस व्यक्ति को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पे व्यक्तियों को क्या होगा, अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस गिरफ्तारी का कारण या उसका आधार या बेस जानने का उसको क्या होगा, अधिकार होगा। और पुलिस वारंट द्वारा ये बताएगी कि इस आधार पर, इस बेस पर हम आपको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तारी के बाद में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है,
विधि व्यवसायी या वकील का चयन कर सकता है। किसका चयन कर सकता है? वकील का चयन कर सकता है। तो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी को भी वकील के रूप में चयन कर सकता है और स्वयं भी अपनी क्या कर सकता है साथियों, पैरवी कर सकता है। उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत जो निकटवर्ती मजिस्ट्रेट है, निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा साथियों? उसको प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात रिप्रेजेंट किया जाएगा, उपस्थिति उसकी दर्ज की जाएगी। तो ये 3 अधिकार मिले हैं। अगर व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसको क्या होगा? हिरासत में लिए जाने का कारण जानने का अधिकार होगा। उसके बाद में उस व्यक्ति को क्या होगा? अपने विधि व्यवसाय का चयन करने का अधिकार होगा। उसके बाद में उसको 24 घंटे के अंतर्गत क्या किया जाएगा? निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन ये अधिकार 2 व्यक्तियों को नहीं मिलेंगे। ये अधिकार किनको नहीं मिलेंगे? 2 व्यक्तियों को नहीं मिलेंगे। किनको नहीं मिलेंगे? एक तो अगर दुश्मन राष्ट्र का कोई नागरिक है, एक तो क्या है? दुश्मन राष्ट्र का कोई नागरिक है, उसको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तानी आतंकवादी है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसको ये 3 अधिकार नहीं मिलेंगे। अर्थात उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम आपको किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको इन अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा ये अधिकार किनको नहीं मिलेंगे? जिनको क्या किया जाता है? निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको भी ये 3 अधिकार देने से वंचित किया जा सकता है। तो गिरफ्तारी होने पर ये 3 अधिकार मिलेंगे, लेकिन किनको नहीं मिलेंगे? एक तो दुश्मन राष्ट्र के नागरिक को नहीं मिलेंगे, और किसको नहीं मिलेगा? जिसको निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये निवारक निरोध क्या है, और क्या निवारक निरोध के तहत भी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या उसको भी कुछ अधिकार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अब देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या तात्पर्य होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने की प्रत्याशा में या गैर कानूनी कार्य करने की प्रत्याशा में अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो होता है निवारक निरोध। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसमें इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य व्यक्ति को दंडित करना नहीं होता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को दंडित करना नहीं होता है, अपितु इसका उद्देश्य होता है कि अपराध को रोकना। इसका उद्देश्य क्या होता है साथियों? अपराध को रोकना। तो ये तो हुआ, हमने समझा निवारक निरोध क्या है। उसके बाद में जो निवारक निरोध है वो किससे जुड़ा हुआ है? समवर्ती सूची से रिलेटेड इश्यू है। समवर्ती सूची से रिलेटेड इश्यू है, अर्थात ये हुआ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो कानून बनते हैं वो कानून किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? वो संसद के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं और राज्यों की विधानसभा के द्वारा भी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि क्या अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो क्या उसको कोई अधिकार मिलेंगे? क्या उसको क्या अधिकार मिलेंगे वो देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसको 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। लेकिन अगर 3 माह से आगे तक उसको गिरफ्तार करके रखना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? एक सलाहकार बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा साथियों? एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा, और जिसका अध्यक्ष कौन होगा? जिसका अध्यक्ष होगा हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश, हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश है या रहा हो। जिसका अध्यक्ष कौन होगा? कोई हाईकोर्ट का न्यायाधीश है या रहा हो। उसी की सलाह पर, इस बोर्ड की सलाह पर या इसकी जो अनुशंसाएं होंगी या जो इसकी रिकमेंडेशन होगी, उसी के आधार पर उसको आगे तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर सलाहकार बोर्ड ने किसी भी प्रकार की सिफारिश की है तो व्यक्ति को क्या होगा? इसको अपील करने का अधिकार होगा। ये इसको क्या होगा साथियों? अपील करने का अधिकार होगा, अर्थात वो इसके अगेंस्ट कहाँ पे अपील कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये हमने समझा कि निवारक निरोध क्या है, निवारक निरोध का उद्देश्य क्या होता है, निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है। और अगर निवारक निरोध कानून अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है
तो उसको किस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, सलाहकार बोर्ड क्या होता है, सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं और वो किस प्रकार की सिफारिशें देते हैं। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 22। अब अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, आर्टिकल 23। तो अब कौन से अधिकार हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब कौन से अधिकार हैं साथियों? आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखो, पहले हम आर्टिकल 23 के बारे में बात कर लेते हैं। इसका अगर हम क्लोज फर्स्ट की बात करें, उसमें क्या लिखा है? उसके अंदर ये बताया है कि कौन कौन से शोषण को हम समाप्त कर रहे हैं, कौन कौन से हम शोषण को समाप्त कर रहे हैं। नंबर 1 कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, उसका क्या किया जा रहा है? रोकथाम की जा रही है। नंबर 2 बलात्श्रम यानी फोर्स लेबर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बेगार प्रथा, इस बेगार प्रथा की भी क्या की जा रही है? समाप्ति की जा रही है, क्योंकि आज़ादी से पूर्व क्या होता था साथियों, जो सामंतवादी समाज था या ब्रिटिश शासन प्रणाली थी, उसके अंदर इस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती थी। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारा संविधान कहता है हम इनकी क्या कर रहे हैं? समाप्ति कर रहे हैं, इनकी क्या कर रहे हैं? समाप्ति कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर क्या हो सकता है कि मानव की खरीद फरोख्त हो सकती है, इसके अलावा मानव के अंगों की खरीद फरोख्त हो सकती है, इसके अलावा महिलाओं का दुर्व्यापार हो सकता है, बच्चों का दुर्व्यापार हो सकता है। तो ये तो हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। उसके अलावा बलात्श्रम का क्या तात्पर्य है? बलात्श्रम का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना कार्य करवाना, विदाउट कंसेंट अगर किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य करवाया जा रहा है तो वो क्या है? बलात्श्रम है। जिस प्रकार से जो बॉन्डेड लेबर है, जो बंधुआ मजदूरी है, ये क्या है साथियों? ये एक प्रकार का बलात्श्रम है। तो इसकी क्या की जा रही है? समाप्ति की जा रही है। बेगार प्रथा का क्या तात्पर्य होता है कि बिना पैसों के किसी से कार्य लेना, ये क्या है? बेगार प्रथा है। तो इसकी क्या की जा रही है? समाप्ति की जा रही है। लेकिन आर्टिकल 23 का क्लोज 2 की बात की जाए तो इसमें क्या लिखा है कि पब्लिक पर्पस के लिए, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए या पब्लिक पर्पस के लिए अनिवार्य सेवा, मैंडेटरी सर्विस का प्रोविजन किया जा सकता है, अनिवार्य सेवा का प्रोविजन किया जा सकता है। आर्टिकल 23 का क्लोज 2 क्या बोलता है कि पब्लिक पर्पस के लिए मैंडेटरी सर्विसेज का प्रोविजन किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई है कि जब इस प्रकार का प्रोविजन किया जाएगा तो उसमें धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग, इन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा का प्रोविजन किया जा सकता है, लेकिन जब ऐसा प्रोविजन किया जाएगा तो उस प्रोविजन में धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पुलिस में लगा हुआ है और सरकार ने कहा कि उसको दीपावली की छुट्टियां नहीं मिलेगी, उसकी ड्यूटी लगेगी, और व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, मेरी तो गांव जाने की इच्छा हो रही है। तो वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे को बलात्श्रम करवाया जा रहा है था, जबरदस्ती मेरे से कार्य करवाया जा रहा है, मेरी सहमति के बिना मेरे से कार्य करवाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है साथियों। राज्य पब्लिक पर्पस के लिए मैंडेटरी सर्विसेज का प्रोविजन कर सकता है, बट एक कंडीशन अप्लाई है कि इन 4 आधारों पर भेद नहीं किया जाएगा, इन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें एक चीज आप ध्यान में ये रखें कि यहाँ पे 3 चीजें तो वही हैं जो आर्टिकल 15 के अंदर हमने पढ़ी थी, लेकिन नंबर 4 पे जो चीज है यहाँ पे क्या लिखा है साथियों? वर्ग लिखा है, क्लास लिखी है। अब ये हुआ आर्टिकल 23 कंप्लीट। आर्टिकल 24 की बात करते हैं। आर्टिकल 24 में क्या है साथियों कि बच्चों को शोषण से सुरक्षा, बच्चों की शोषण से सुरक्षा, जो चिल्ड्रन हैं उनको शोषण से प्रोटेक्शन दिया गया है, या शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकार, शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकार या बच्चों की शोषण से सुरक्षा। अब बच्चों को क्या सुरक्षा दी गई है कि लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को,
14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या नहीं किया जा सकता है, किसी खतरनाक उद्यम या किसी कारखाने यानी कि फैक्ट्री और किसी खान, इनके अंदर नियोजित नहीं किया जाएगा, इसके अंदर उनको लगाया नहीं जाएगा। ये तो लिखा है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में क्या लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्यम में या किसी कारखाने में या किसी खान के अंदर क्या नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 24 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद में हमारी संसद ने क्या किया साथियों, 1986 में एक कानून बनाया जिसकी सहायता से क्या किया गया, जो बालक हैं या जो बच्चे हैं उनके शोषण रोकने का प्रयास किया गया, अर्थात बाल संरक्षण अधिनियम। और इसके अंदर क्या किया गया साथियों, 2016 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और संशोधन किया गया। और इसके बाद में क्या प्रोविजन लिखे गए हैं, उन प्रोविजनों को भी देख लेते हैं। इसके अंदर ये लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं लगाया जाएगा, किसी भी क्षेत्र के अंदर कार्य में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जो 14 वर्ष से लेके जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी एक नई श्रेणी बनाई और इनको बोला किशोर। इनको क्या बोला साथियों, किशोर। इनको इन 3 गतिविधियों में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक उद्यम में नहीं लगाया जा सकता है, कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है, खान के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अन्य आर्थिक गतिविधियों में लगाया जा सकता है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन घरेलू एक्टिविटी, अगर कोई घरेलू आर्थिक गतिविधि है जो कि नॉर्मल गतिविधि होनी चाहिए, उसमें लगाया जा सकता है। क्वेश्चन उठा कि फिर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे फिर कहाँ पे होंगे अगर किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करेंगे। तो अभी हमने आर्टिकल 21 का क्लोज ए देखा। तो 14 वर्ष से बच्चे कम आयु के बच्चे क्या होंगे साथियों, स्कूल में होंगे, विद्यालय के अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या होगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होगी। ये हमने पढ़ा आर्टिकल 24 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया साथियों, आर्टिकल 21 के बारे में देख लिया है, आर्टिकल 22 के बारे में देख लिया है, आर्टिकल 23 के बारे में देख लिया है, आर्टिकल 24 के बारे में देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन 4 आर्टिकल से रिलेटेड अगर PYQs हैं अर्थात कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उनका डिस्कशन कर लेते हैं, अर्थात उनको क्या कर लेते हैं साथियों, एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 के अधीन यथा प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन की स्वतंत्रता और जो दैहिक स्वतंत्रता है उसके जो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। और आर्टिकल 21 के अंदर क्या मिला हुआ है, हमें जीवन की स्वतंत्रता एवं दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई है। और क्वेश्चन में पूछा गया है इनसे रिलेटेड जो नीचे प्रोविजन दिए हुए हैं क्या वो सही है या गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। ये अधिकार नागरिकों एवं अन्य देशियों अर्थात विदेशियों को भी उपलब्ध है। तो मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 21 है वो किसको प्राप्त है, व्यक्तियों को प्राप्त है। तो व्यक्तियों को प्राप्त होने का तात्पर्य हुआ कि भारतीय नागरिकों को भी मिलेगा और अन्य देश के अगर कोई नागरिक हैं तो उनको भी आर्टिकल 21 मिलेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। इसमें स्वेच्छाचारी कार्यपालिका एवं विधायी कार्यवाही से संरक्षण का समावेश है। इसको देखते हैं। मैंने क्या कहा कि जब गोपालनवाद था, गोपालनवाद में हम क्या किया गया, गोपालनवाद में हमको कार्यपालिका की जो स्वेच्छाकारी शक्तियां हैं उन कार्यपालिका की स्वेच्छाकारी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन जो मेनका गांधीवाद था उस मेनका गांधीवाद में क्या किया गया साथियों, विधि की सम्यक प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट दिया गया, प्राकृतिक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया गया और उसकी सहायता से क्या किया गया, जो विधायिका है उस विधायिका की भी जो मनमानी शक्तियां हैं, उसकी विधायिका की जो स्वेच्छाकारी शक्तियां हैं उनसे हमको क्या किया गया, सुरक्षा प्रदान की गई। इसीलिए जो स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 3 स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसमें मानवीय गरिमा यानी कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार सम्मिलित है। मैंने बोला कि मेनका गांधीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जीवन जीने का अधिकार पशुवत अधिकार के समान नहीं है, अपितु जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार होना चाहिए, गरिमा में जीवन होनी चाहिए, अर्थात राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 4 स्टेटमेंट की बात करें, उसमें क्या लिखा है साथियों, इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में था, अर्थात हमारे संविधान के अंदर उल्लेखित था, लेकिन जो विधि की उचित प्रक्रिया इसको न्यायपालिका द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, और कौन से वाद में इंट्रोड्यूस किया गया, मेनका गांधीवाद में इंट्रोड्यूस किया गया और बोला गया कि इन दोनों के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को या किसी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे साथियों, करेक्ट हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक चीज आप ये ध्यान में रखिए साथियों कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में कहाँ से लिया गया है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जबकि जो विधि की उचित प्रक्रिया है, ये इस कॉन्सेप्ट को भारतीय न्यायपालिका द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, भारतीय न्यायपालिका के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये कौन से देश के संविधान में चलता है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है। किसके कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि 1978 में मेनका गांधी केस, अभी हमने पढ़ा है, मेनका गांधी केस में उच्चतम न्यायालय के फैसलों के बाद भारत में व्यवहार यानी कि व्यवहारिक रूप में कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। मैंने अभी आपको समझाया कि मेनका गांधीवाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि विधि किस प्रकार की होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, विधि किस प्रकार की होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, विधि किस प्रकार की होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। अर्थात विधि के अंदर किसी भी प्रकार की स्वेच्छाकारी या मनमानी शक्तियां इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। विधायिका की स्वेच्छाकारी एवं मनमानी शक्तियां इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि हमारा संविधान क्या है, एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है, अर्थात जिस प्रकार मनुष्य का शरीर आपस में जुड़ा होता है, मनुष्य के शरीर के अंग आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो संविधान है उसके प्रोविजन भी क्या है साथियों, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी के अंदर इन्होंने क्या कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये तीनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है, अर्थात जो रीजन है वो क्या बोलता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य स्वेच्छाचारित नहीं कर सकता है, स्वेच्छाचारित नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य है कि आर्टिकल 14 के तहत हमारे देश में किस प्रकार का शासन है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण है। और इसी आर्टिकल 14 के तहत, इसी आर्टिकल 14 में क्या है, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि संसद जो भी विधियां बनाएगी, अर्थात हमारे देश में जो शासन चलेगा वो शासन किसके द्वारा चलेगा, विधि के द्वारा चलेगा। हमारे देश में शासन किसके द्वारा चलेगा, विधि के द्वारा चलेगा। और 1978 के जो मेनका गांधीवाद है, उस मेनका गांधीवाद में क्या बोला कि ये विधियां किस प्रकार की होनी चाहिए, ये विधियां होनी चाहिए उचित होनी चाहिए, ये विधियां कैसी होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, और ये विधियां कैसी होनी चाहिए साथियों, निष्पक्ष होनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और ये क्या कर रहा है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी किसी प्रकार की स्वेच्छाकारी या मनमानी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और इसी को इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधीवाद में। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है, अर्थात ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था का त्रुटिपूर्ण युग्म है, यानी आपको रोंग जो स्टेटमेंट है वो ढूंढना है कि कौन सा गलत कथन है, उसके बारे में आपको बताना है साथियों। अब देखो पहले में क्या बोल रहा है, इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद को आप सभी को पता है कि मंडलवाद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? मंडलवाद बोला जाता है। आप सभी को पता है कि वीपी सिंह की जब सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार ने क्या किया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग था अर्थात जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उस अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियोजन में या लोक नियोजन में 27% आरक्षण दे दिया गया। फिर इस 27% आरक्षण को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो जिस वाद में चुनौती दी गई या जिस केस में उसको चुनौती दी गई उस वाद का नाम है इंदिरा साहनीवाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, इसमें जो ये रिजर्वेशन दिया गया, इस रिजर्वेशन को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना साथियों, वैध माना। लेकिन उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन का आधार क्या होना चाहिए, सामाजिक एवं पिछड़ा, सामाजिक आधार पर एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर जो ओबीसी वर्ग है, उस ओबीसी वर्ग के अंदर एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया, मान लीजिए ये ओबीसी वर्ग है, इस ओबीसी वर्ग में से ये एक क्रीमी लेयर है, अर्थात अगर जिनके पास एक निश्चित संपत्ति से अधिक संपत्ति है या जिनके पास निश्चित जो लोक नियोजन का पद है उससे ऊपर का पद है, तो वो किसके अंदर आएंगे, क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। अर्थात उन्होंने क्रीम खा ली है, उन्होंने मलाईदार परत को क्या कर लिया है, चख लिया है या उसका स्वाद ले लिया है, तो उनको क्रीमी लेयर के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत या मलाईदार परत या क्रीमी लेयर, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में विशाखावाद वर्सेज राजस्थान, ये 1997 का मामला है, 1997 का मामला है, जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा साथियों, अगर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न हो रहा है तो वो क्या है, महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध है। तो क्या लिखा है, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला, अगर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है तो वो क्या है, महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध है। तो इसी के बाद में संसद द्वारा 2013 के अंदर एक कानून बना दिया जाता है जिसकी सहायता से महिलाओं को क्या किया जा रहा है, कार्यस्थल पर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद में मेनका गांधीवाद, उसके बाद में क्या है, मेनका गांधीवाद। तो मेनका गांधीवाद के अंदर क्या बोला गया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये परस्पर अपवर्जी नहीं है, अर्थात अलग अलग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो हमारा संविधान है वो एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है, अर्थात ये एक आंगिक विचार है। आंगिक विचार इसलिए है क्योंकि ये तीनों आर्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। उसके बाद में है विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। ये तो कौन से वाद में बोला गया था, मेनका गांधीवाद में बोला गया। ऐसा कौन से वाद में बोला गया साथियों कि क्योंकि मेनका गांधी कहाँ पे जाना चाहती थी, विदेश जाना चाहती थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि विदेश यात्रा का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है, जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, अर्थात दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अब एक चीज आप यही ध्यान में रखना है कि विदेश जाने का अधिकार तो किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। विदेश जाने का अधिकार तो किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। जबकि भारत में आबाद रूप से भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता है वो किससे जुड़ी हुई है, आर्टिकल 19 से जुड़ी हुई है। वो किससे जुड़ी हुई है, आर्टिकल 19 से जुड़ी है। तो फिर बेला बनर्जीवाद क्या था, बेला बनर्जीवाद जुड़ा हुआ है साथियों पश्चिमी बंगाल के अंदर जो लैंड रिफॉर्म किए जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में जब लैंड रिफॉर्म किए जा रहे थे उस समय का 1954 का वाद है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह बोला कि जब लैंड रिफॉर्म के अंदर लोगों की जो ज़मीन ली जा रही है तो उनको क्या मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा कौन से वाद में बोला, बेला बनर्जी वाद में बोला। तो इसके अंदर रोंग स्टेटमेंट पूछा था, रोंग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, डी, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। ये कौन से वाद में बोला गया, ये मेनका गांधीवाद में बोला गया। आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब देखो, विशाखा व अन्य या राजस्थान राज्य एवं अन्य मुकदमा संबंधित है। अभी मैंने आपको 2 बार बता दिया है कि विशाखावाद किससे संबंधित था कि महिलाओं को क्या करना है, कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न किया जाता है उससे क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो ये क्या है, महिलाओं के गरिमा में जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध है। तो जो ऑप्शन जिसके अंदर ये चीजें हैं वो हमारा सही हो जाएगा। तो डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित प्रोविजन। तो ये डी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। तो विशाखा बनाम राजस्थानवाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। क्या है, अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों का अधिकार। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद में उस व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, तो उस व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि वो व्यक्ति को जो अधिकार मिलेंगे वो आर्टिकल 22 के तहत मिलेंगे। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार हमने पढ़ा कि आर्टिकल 21 का जो सब क्लोज ए है उसमें लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या दी जाएगी, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी राज्य के द्वारा। उसके बाद में क्या लिखा है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, अर्थात असेंबली करने का अधिकार, बिना हथियारों के साथ सम्मेलन करने का अधिकार किससे में है, आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका सब क्लोज बी के अंदर है। उसके बाद में कोई भी पेशा अर्थात किसी भी प्रकार का प्रोफेशन चुनने ट्रेड करने का अधिकार, ये मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट है उसका सब क्लोज जी। मैंने कहा कि आपको जी लोग कब लगाएंगे, जब आप किसी भी प्रकार का प्रोफेशन करेंगे, कोई आजीविका का कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे या कारोबार करोगे। तो इनको देख लेते हैं इधर से। ए के अंदर क्या होना चाहिए, 2, ए में क्या हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार यानी कि ये कहाँ पे है, 3 नंबर पे। उसके बाद में शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार यानी बी वाला कहाँ पे है, बी वाला है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में कोई भी पेशा चुनने का ये जी वाला कहाँ है, 4 नंबर पे। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला है निवारक निरोध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अर्थात कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये देखना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनके बारे में कौन सा कथन सही है कि प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट सरकार के हाथों में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। अर्थात ये बोल रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की सहायता से हम क्या करते हैं कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, कोई गैर कानूनी कार्य कर सकते हैं या कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए राज्य के पास में क्या ये हथियार हैं। तो ये सही बात है क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, किसी व्यक्ति को अपराध करने की प्रत्याशा में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, इस आधार पर वो कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला हो, क्या हो, कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला हो और फिर वर्णित प्रक्रिया के बिना ही कुछ समय के लिए, अर्थात मैंने आपको भी बताया कि 3 माह तक के लिए उसको क्या कुछ समय अर्थात 3 माह तक के लिए उसको जेल में भेजा जा सकता है। और उसके बाद में क्या होगा, एक सलाहकार बोर्ड बनेगा, एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा और इस एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे, कोई हाई कोर्ट का जो के न्यायाधीश हैं या रहे हो, कोई भी हो सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि सही कौन सा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकारों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो शोषण के खिलाफ हमको जो अधिकार मिले हुए हैं वो कहाँ पे मिले हुए हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंदर जो हमें शोषण के विरुद्ध या खिलाफ अधिकार मिले हैं, उनके संबंध में आपको जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उन पे विचार करना है कि मनुष्य जाति का अवैध व्यापार अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है। अभी हमने पढ़ा है, हाँ सही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है। किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करना यानी बलात् श्रम को रोकता है, बलात्
श्रम को रोकता है, तो सही है कि व्यक्ति की कंसेंट के बिना किसी से कार्य नहीं करवाया जा सकता है। उसके बाद में बॉन्डेड लेबर को अथवा बंधुआ मजदूरी पर भी रोकथाम करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। बाल मजदूरी यानी कि आर्टिकल 24 के अंदर बाल मजदूरी को रोकता है, और तीनों ये जो किसके अंदर है, आर्टिकल 23 के अंदर है। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो कहाँ पे है, आर्टिकल 21 के सब क्लोज ए में लिखा है, क्लोज ए में लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो 1 2 3 4 क्या हो जाएंगे साथियों, सही हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में साथियों हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन भी कैसे जीना है साथियों, गरिमा में जीवन जीना है। और ये गरिमा में जीवन तब होगा जब व्यक्ति को क्या होगी, मनमानी हिरासत से सुरक्षा होगी। व्यक्ति को क्या होगी, मनमानी हिरासत से सुरक्षा होगी। तो आर्टिकल 22 के अंदर क्या है, मनमानी हिरासत से सुरक्षा है। उसके बाद में गरिमा में जीवन तो तब हम जी पाएंगे जब हमारा क्या नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में यहाँ पे व्यक्तियों को शोषण से सुरक्षा प्रदान की गई है, और यहाँ पे क्या किया गया है, बच्चों को शोषण से सुरक्षा प्रदान की गई है। जब हम बच्चों का शोषण रोकेंगे तभी तो बच्चे अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। जब व्यक्तियों का शोषण रोकेंगे तभी तो वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने आर्टिकल 21 से लेकर आर्टिकल 24 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनों के बारे में साथियों अध्ययन किया। तो आप सभी का धन्यवाद।